Good morning, students. Yesterday we learned about right to constitutional remedy. Right to constitutional remedies, we learn about it. Today we discuss some points about this right. According to this right, anybody can challenge such laws of the central and state governments, the policies and actions of the government or the governmental organizations like the nationalized banks or electricity boards. Courts are also enforce the fundamental rights against private individuals and bodies. The Supreme Court and High Courts have the power to issue directions, orders or writs for the enforcement of the fundamental rights. They can also award compensation to the victims and punishment to the violators. In case of any violation of a fundamental right, the aggrieved person can go to court for the solution, but now any person can go to court against the violation of the fundamental right if it is social or public interest. It is called public interest litigation. संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके बारे में हमने कल पढ़ा है। आज हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इस अधिकार के तहत कोई भी भारतीय नागरिक ऐसे कानून जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने बनाए हो, जो मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचाता हो, तो उसे चैलेंज कर सकता है, मतलब चुनौती दे सकता है। ऐसी योजनाएं भी जो अधिकारों का हनन करती हो, तो उनको भी चुनौती दे सकते हैं। जैसे बैंक या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ऐसे संगठन द्वारा बनाई गई योजनाएं सर्वोच्च न्यायालय को, राज्यों के उच्च न्यायालयों को ये अधिकार है कि वो ऐसे मामलों में सूचनाएं जारी करे, रीट जारी करे। रीट का अर्थ होता है न्यायिक आदेश, न्यायालय द्वारा अधिकारी को कार्यवाही करने या न करने का आदेश। इसे आज्ञा पत्र भी कहा जाता है। इसके द्वारा अगर किसी व्यक्ति का नुकसान हो गया हो तो उसका हर्जाना देने के लिए भी न्यायालय कह सकता है, और जिसके द्वारा हनन हुआ है उसे सजा भी दे सकता है। कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो न्यायालय जा सकता है। उसे जनहित याचिका कहते हैं। इसी को लोकहितवाद भी कहा जाता है। अब इसके माध्यम से उनकी समस्याएं न्यायालय के समक्ष लाई जा सकती है। नागरिक ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की मांग कर पाते हैं जिनके साथ आम जनता का हित बंधा है। यहाँ पे अब हमारा सही मायने में खत्म हुआ संवैधानिक उपचार का अधिकार। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ये एक स्वतंत्र संगठन है। इसकी स्थापना कानून द्वारा 1993 में की गई थी। इस कमीशन की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। इसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश, IAS ऑफिसर्स व जिम्मेदार नागरिकों को शामिल किया जाता है। यह आयोग न्यायालय से संबंधित कानूनी कार्यवाही नहीं करता है, इसलिए पूरी तरह से जिन लोगों के मानव अधिकारों का हनन हुआ है उनकी तरफ ध्यान दे सकता है। इसमें मौलिक अधिकार शामिल है तथा वो अधिकार भी शामिल है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दी है।
जिसके ऊपर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जिसकी गलती है उन्हें सज़ा नहीं देता, ये जिम्मेदारी न्यायालयों की है। कोई भी भारतीय नागरिक जिसके अधिकारों का हनन हुआ हो वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को निम्नलिखित पते पर पत्र लिख सकता है। पता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, फरीदकोट हाउस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। इसके लिए कोई फीस नहीं लगती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की तरह भारत में 23 राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। कब से? 1 सितंबर 2013 से। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, दिस इज एन इंडिपेंडेंट कमीशन set up by law in 1993. The commission is appointed by the president and includes retired judges, officers and eminent citizens. It does not have the burden of deciding court cases. It can focus on helping the victims secure their human rights. These include all the rights granted to the citizens by Constitution, and rights also include the rights mentioned in the United Nations sponsored international treaties that India has signed. The NHRC cannot give punishment to the guilty. It is the responsibility of courts. NHRC is a short form of National Human Rights Commission. Any citizen of India can write a letter to this address to complain against the violation of human rights. National Human Rights Commission, Faridkot House, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001. There is no fee or any formal procedure to approach the NHRC. Like NHRC, there are state human rights commission in 23 states of country as on 1st September 2013. And now we learn about expanding scope of rights. Expanding a scope of rights. You might think that fundamental rights granted by the Constitution are the only rights citizens have, but this is not true. Fundamental rights are the source of all rights. Our Constitution offers a wider range of rights over the years. To scope the rights has expanded because our Constitution was made in the year 1949. At that time, situation was different. But as time passes, situations are also changed, and it is necessary to include some rights. For example, right to freedom of press, right to information, and right
to education are derived from the fundamental rights. Now, school education has become a right for Indian citizens. The government is responsible for providing free and compulsory education to all children up to the age of 14 years. A new right is given to citizens, and that is right to information. According to this right, we have a right to seek information from government offices. Recently, the Supreme Court has expanded the meaning of the right to life to include the right to food. Constitution may provide many more rights which may not be fundamental. For example, right to property is not a fundamental right, but it is constitutional right. Sometimes the expansion takes place in what is called human rights. Some international covenant also contributed to the expansion of rights. इंटरनेशनल कोवेनेंट का मतलब होता है नियम, लॉज, इंटरनेशनल लॉज. एंड समटाइम्स international covenants have also contributed to the expansion of rights. Now, thus, the scope of rights has been expanding and new rights are evolving over time. They are a result of a struggle of the people. New rights emerge as societies develop or as new constitutions are made. The Constitution of South Africa guarantees its citizens several kinds of new rights. First, right to privacy, so that citizens or their home cannot be searched. Their phones cannot be tapped. Their communication cannot be opened. Second, right to an environment that is not harmful to their health or well-being. Right to have access the adequate housing. Right to have access to health care services, sufficient food and water. No one may be refused emergency medical treatments. Many people think that the right to work, right to health, right to minimum livelihood and right to privacy should be made fundamental rights in India. What do you think? अब हम देखते हैं, देखो कि भाई अधिकारों का विस्तार. अब आप लोगों ने अभी तक पढ़ा तो आप लोगों को लगता होगा कि मौलिक अधिकार ही सिर्फ अधिकार है, पर ऐसा नहीं है. ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोगों को पता है बेटा कि हमारा संविधान बना 1949 में. उस वक्त परिस्थितियाँ अलग थी. अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे परिस्थितियाँ भी बदल रही है, और बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार कुछ नियमों को, कुछ अधिकारों को संविधान में शामिल करना भी ज़रूरी हो जाता है या ज़रूरी हो गया है. इसलिए हम ये मानते हैं कि मौलिक अधिकार सभी अधिकारों की जन्मभूमि है. पर जैसे जैसे समय बीतता गया है वैसे वैसे हमारे संविधान ने भी अधिकारों के क्षेत्र में विस्तार किया है.
अब जैसे उदाहरण के लिए देख लो, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, मतलब प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है। फिर एक नया अधिकार शामिल है जिसको हम कहते हैं सूचना का अधिकार, और तीसरा है राइट टू एजुकेशन, मतलब शिक्षा संबंधी अधिकार। ये तीनों अधिकार जो है ये नए अधिकार शामिल किए गए हैं। अब जैसे आप लोगों को पता है कि भाई शिक्षा का अधिकार, तो अब शिक्षा का अधिकार हमारे भारतीय नागरिकों का अधिकार हो गया है, और इसके तहत 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, ये अधिकार भी शामिल किया गया है। और अभी कुछ इसमें पहले सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकों को एक अधिकार प्रदान किया है जिसको हम कहते हैं सूचना का अधिकार। मतलब गवर्नमेंट ऑफिसेस में कोई भी जानकारी आपको अगर चाहिए है तो वो देने के लिए कोई भी आपको मनाही नहीं कर सकता है। और हमारे संविधान ने और भी अधिकारों को लोगों तक या नागरिकों को प्रदान किए हैं, जैसे संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है, पर ये संवैधानिक अधिकार है। कभी कभी क्या हो जाता है कि ये जो हमारे अधिकार होते हैं इनका जैसे हम विस्तार करते हैं तो वो मानव अधिकार का रूप धारण कर लेते हैं, और कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं जो कि अधिकारों के क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में लोगों ने दक्षिण अफ्रीका ने अपने नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए हैं, जैसे राइट टू प्राइवेसी का मतलब होता है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार में वो चीज़ें शामिल है, जैसे कोई भी आपके घर की तलाशी नहीं ले सकता है, आपके फ़ोन कॉल्स टेप नहीं कर सकता है, और आपका जो आप जिसके साथ भी बातचीत कर रहे हो या जिसके साथ भी आप संवाद कर रहे हो वो संवाद सभी लोगों के लिए खुला नहीं कर सकते हैं। और फिर दूसरा अधिकार दक्षिण अफ्रीका में नागरिकों को दिया गया है कि भाई वातावरण स्वच्छ हो, आसपास का वातावरण स्वच्छ हो, और स्वच्छ वातावरण में रहना उनका अधिकार है। और फिर उन्होंने दिया है कि नागरिकों को रहने के लिए आवास देना भी किसकी जिम्मेदारी है, ये उनका अधिकार है कि उनको रहने के लिए जगह होनी चाहिए। और अगला अधिकार है जो दक्षिण अफ्रीका ने अपने नागरिकों को प्रदान किया है, वो है चिकित्सा संबंधी क्षेत्र में। और रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ अच्छी चिकित्सक सुविधाएं भी प्रदान करना या सुविधाएं हासिल करना, ये भी उनका अधिकार है। और किसी भी व्यक्ति को वो अगर इमरजेंसी में चिकित्सक सेवाएं देने के लिए नकार नहीं सकते हैं। और इसीलिए कुछ लोगों का ये मानना है कि
ये जो अधिकार दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं वो अधिकार भारतीयों को भी प्रदान करने चाहिए। इसके ऊपर आपका क्या मत है, आप बता सकते हो। यहाँ पे बेटा आज हमारा खत्म हो रहा है चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स, या जिसे हम कहते हैं लोकतांत्रिक अधिकार। अब इसमें आपको समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप पूछ सकते हो। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि इस लेसन में कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। इसका मैं आपको PDF बना के भी दे दूंगी कि भाई कौन कौन सी चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है। इंग्लिश में हम देखते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर: राइट आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शनड बाय लॉ. Rights are necessary for the very sustenance of a democracy. Why do we need rights in a democracy? People should have the right to express their opinion from political parties and take part in the political activities. It is very necessary for the very sustenance of the democracy. Rights protect minorities from the oppression of the majority. Rights ensure freedom from the repressive laws and policies. Rights protect citizens from the excess of the government machinery. The Constitution of India provides 6 fundamental rights to every citizen of the country: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, rights to constitutional remedies. लोकतांत्रिक अधिकार, इस अध्याय में याद रखने योग्य बातें: अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिलती है। लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। भारत में हर नागरिक को निम्नलिखित 6 मौलिक अधिकार हासिल है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। भारत सरकार ने 1993 में मानव अधिकार आयोग गठित किया। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। और कुछ और बातें याद रखने लायक है इस अध्याय में, वो मैं आपको PDF बनाकर भेज रही हूँ, और वो पढ़कर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस मन में आते हैं या आपको कुछ पूछना है तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं। और यहीं पे ख़त्म होता है हमारा नागरिक शास्त्र का कोर्स। और अगर आप लोगों को इन लेसन्स में कोई डिफ़िकल्टी है तो आप वो पूछ सकते हैं। तो पहले हम वो डिफ़िकल्टी सॉल्व करेंगे और फिर हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे।
ठीक है बेटा, आ गया आप लोगों को समझ में? कोई परेशानी है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके।